तो भाई लोग, फाइनली जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं राधे श्याम मूवी मुझे बहुत पसंद आई है, तो मैं उसका रिव्यू अलग से लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो यही है वो वीडियो। तो देखिए, जैसा कि कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि हमारे दिल को छूने वाली होती हैं क्योंकि वो हमारा फेवरेट जॉनरा होता है, वैसे ही मेरा फेवरेट जॉनरा लव स्टोरी है। वैसे तो साइंस फिक्शन है बट लव स्टोरी भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने अगर मेरी चैनल का पहला वीडियो देखा होगा तो वो लव पे ही बेस्ड था। तो बेसिकली होता ये है कि लव भी एक तरीके की फिक्शनल चीज़ है, क्योंकि आजकल के लाइफ में रियल लव एग्जिस्ट करता नहीं है, जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो राधे श्याम में जो दिखाया गया है वो एक लव स्टोरी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी फेवरेट मूवी है जब तक है जान। तो देखिए, हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि इसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मैंने आज तक मैक्सिमम जितने लोगों को एनकाउंटर किया है, मैंने यही नोटिस किया है कि उन लोगों को लव स्टोरी नहीं पसंद होती है, बट आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ बॉलीवुड लव स्टोरीज। मुझे पसंद है भाई। मैं अगर इफ़ यू वांट टू जज मी ऑन दिस ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मैं वीएफएक्स की बात करूँ तो हाँ, राधे श्याम का वीएफएक्स उतना प्रो लेवल का नहीं था, बट एज आई टोल्ड यू गाइस कि मेरे लिए मूवी में जो मेहनत की गई है वो मायने रखती है। जब मूवी ख़त्म हो रही थी तो मैंने एंड में एक सीन देखा था जो कि रन एंड चेज वाला सीन था। तो उसमें जो कैमरा मैन था वो अपने पैर में स्केटिंग लगा करके और कैमरा लेकर के स्केट करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब हम लोग इतने आसानी से जज कर देते हैं मूवीज़ को। बट देखिए, पहली बात तो ये मेरी फेवरेट जॉनरा की मूवी थी, तो मुझे तो ऑब्वियसली पसंद आएगी। बट मैंने वो चीज़ देखी तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि मतलब सामने वाला बंदा स्केट करते हुए शूट कर रहा है। इसके लिए किस लेवल का टैलेंट चाहिए उस फील्ड में, ये तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो आते हैं मूवी पे। तो मूवी की बात मैं इतना कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू हुई अमिताभ बच्चन की आवाज़ से, तभी मुझे लग गया था कि ये बहुत ही ऑसम मूवी होने वाली है, और एंड भी अमिताभ बच्चन के आवाज़ से ही हुई। तो बच्चन जी ने एंड में ये कहा था कि हमारे लिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्मत इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, कर्म तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं खुद भी मानता हूँ। कर्म ना करे तो इंसान के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी यही इंपॉर्टेंट होता है। बट किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मेरी लाइफ में किस्मत ने कई जगह बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ये मैं कहूँगा। तो ऑब्वियसली डेस्टिनी आपको कभी भी किसी से भी मिलवा देती है, या किसी सही आदमी से या गलत आदमी से, जिससे आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल जाती है। तो किस्मत ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फिक्शन में बिलीव करने वाला इंसान हूँ, और इसीलिए मुझे लव में भी काफ़ी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। उसके पीछे रीज़न ये काफ़ी फिक्शनल चीज़ है, सबके समझने की बस की बात नहीं है, तो सब लोग नहीं समझ सकते, मेरा तो यही मानना है। और मुझे बहुत समझ में आता है क्योंकि मैंने इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च कर रखी है। तो हाँ, मैं फिर से आते हैं मूवी पे। तो जब मूवी पे मैंने स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन साहब जी की आवाज़ सुनी तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आया मूवी में। स्टार्टिंग जब मूवी की होती है तो कि राधे श्याम में जो हमारे प्रभास भाऊ हैं, उन्होंने एक पाम रीडर का रोल प्ले किया है, और मूवी इंदिरा गांधी के टाइम की बनाई गई है। तो उसमें विक्रमादित्य नाम का बंदा होता है जो कि हमारे प्रभास भाऊ होते हैं। तो ये सबके पाम रीड करते हैं। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले ही उन्हें बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, इमरजेंसी आप डिक्लेयर करोगे, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से वो मिल चुके होते हैं। तो इमरजेंसी की प्रेडिक्शन पहले करने की वजह से उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ जाता है। तो वो बहुत ही अच्छे बाहर के सीन हैं जो कि मेरे ख्याल से सेट में बनाए गए होंगे, इसीलिए मूवी में काफ़ी पैसे खर्चा हुए हैं। बट स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब जैसे कि बाहुबली भी थी, उसमें भी साउथ मूवीज़ का टच था, बट वो लोगों को पसंद आ गई, तो उन लोगों ने वो चीज़ें इग्नोर कर दी। जैसे कि वो उसमें एक जो बंदा होता है जिसके एक हाथ छोटे होते हैं, वो जब दीवार पे मारता है तो दीवार टूट जाती है, राइट। तो ये भी एक साउथ इंडियन मूवी का इफेक्ट था, बट वो मूवी लोगों के लिए इतनी वानबी थी, लोगों को इतनी पसंद आई। तो ऑब्वियसली यार, साउथ की मूवी है तो साउथ वाला टच तो होगा ही, बट इसके बेसिस पे हम स्टोरी को जज नहीं कर सकते। स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। हाँ, तो उसके बाद ये अपना ऐसे पाम रीडिंग करते हैं। फिर इनका ये रहता है कि इनके हाथ में लव लाइन नहीं होती है, तो इनका ये कहना होता है कि मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है। तो ये किसी भी लड़की से एनकाउंटर करते हैं, उसके साथ ये रिलेशनशिप नहीं, फ्लर्टेशनशिप टाइप की कोई चीज़ करते हैं, जिसमें इनका ये रहता है कि ये सामने वाले के साथ अच्छे से समय बिताएंगे या टाइम स्पेंड करेंगे। बट व्हेन द गर्ल यूज्ड टू प्रपोज हिम, एनी गर्ल, तो वो ये कहते थे कि यार ठीक है, मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है, तो आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस नाउ, और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी तरीके से वो एक लड़की को एनकाउंटर करते हैं जिसके साथ इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है।
एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं मालूम है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही सुंदर थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उनसे उनका लव स्टोरी हो जाता है। फिर वो उसके मतलब उनको पसंद आ जाती है, लव स्टोरी नहीं होता, उनको पसंद आ जाती है। इनिशियली तो ऑब्वियसली यही होता है। तो उनको पसंद आ जाती हैं, वो डॉक्टर होती हैं। तो ये उनके पहले तो बहुत दिखाया जाता है गाने के थ्रू कि ये लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं, बट बिछड़ जा रहे हैं, मिलने वाले बिछड़ जा रहे हैं, डायरेक्टली इनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। फिर इनका एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, फिर ये हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मूवी में ये भी बताया गया कि मैं एम्बुलेंस के सामने इसलिए आ गया था ताकि मैं तुम्हारे से मिलने आ सकूं। अब वो ऐसा ही था मैसेज मूवी देना चाह रही थी, या इसका मतलब ये था कि वो गलती से टकरा करके पहुंच गया और उनको वहां वो मिल गई। इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, वो लोग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये हॉस्पिटल आते हैं तो ये उनको देख करके ट्रेन में पहले ही खो चुके रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेन में ऑलरेडी एक बार देख चुके होते हैं। तो हॉस्पिटल में आने के बाद इनकी उनकी थोड़ा सा कनेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद जब क्या बोलते हैं, ये हॉस्पिटल में रहने लग जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वहाँ के जो ओनर हैं, जो डीन हैं हॉस्पिटल के, वो उनके चाचा जी रहते हैं। तो हीरोइन के साथ ये अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। फिर इनके कुछ क्या बोलते हैं क्यूट चीज़ों की वजह से हीरोइन इनसे अट्रैक्ट हो जाती है और फिर ये लोग आपस में हैंग आउट करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसको तो इनसे प्यार हो ही गया रहता है, फिर इनको तो ऑब्वियसली हमेशा से ही रहता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इन्होंने उनका हाथ देखते हैं ये जब नाव में ये लोग होते हैं, तो इनका हाथ देख करके वो ये बताते हैं कि क्या बोलते हैं, तुम बहुत ही लंबी ज़िंदगी जीने वाली हो। और इनसे ये पहले पूछती है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है नॉल करके। तो फिर ये जब उनको शिप में बैठे होते हैं तो इनसे बोलते हैं कि अब तुम 40 ईयर्स की एज में ये करोगी, 74 ईयर की एज में ये करोगी। तो बहुत ज़्यादा उसी वक्त उनके नाक से खून आने लगता है। तो इन्हें पता चलता है, एक बहुत ही फनी मोमेंट था इसमें, कि उनकी बीमारी का नाम बताते हैं इनक्योरेबल रेयर ट्यूमर, जो कि काफ़ी फनी लगा मुझे। तो उनके ट्यूमर का कोई इलाज नहीं होता है, तो उनके चाचा जी कहते हैं कि ये तो मर जाएंगी 2-3 महीने में। तो फिर ये उनका हाथ देख चुके होते हैं, तो ये कहते हैं मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। तो उसके मन में उम्मीद आ जाती है। तो फिर उस उम्मीद की वजह से इनके चाचा उसको घसीट के ले जाते हैं कि ऐसा फालतूगिरी है, मैं ज्योतिषी में विश्वास नहीं करता। बट वो उनको टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो उनके चाचा जान को भी उन पर भरोसा हो जाता है, वो भी उनके फ़ैन हो जाते हैं। उसके बाद उनके चाचा जान भी उनके फ़ैन हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में उसको पता चल जाता है कि इसको होप मिल रही है और ये बच सकती है। तो मान जाते हैं कि उसने कहा है तो ये बचेगी ही। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, ये उसके घर जाती हैं। तो इनका भी एक मोमेंट आता है जब ये उनको प्रपोज करने वाली हो रही होती हैं। उससे पहले ये बोल देते हैं कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। और बट वो उनकी डायरी पढ़ लेती है, क्योंकि उसकी जैकेट पहनी होती है। तो और डायरी में ये लिखा होता है कि मैं मरने वाला हूँ 26 नवंबर को। तो क्योंकि मैं अपनी लव लाइन वाली बात गलत नहीं साबित कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे मरना होगा। अगर एक आदमी मरेगा तभी दूसरा जिएगा। पर उसके गुरुजी होते हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया, विक्रमादित्य के गुरुजी जो होते हैं, वो उन्होंने एक बुक लिखी होती है 99% पाम रीडिंग साइंस। तो इस बुक का लॉजिक बेसिकली ये है कि 99% पाम रीडिंग सही है बट 1% गलत है। बट विक्रमादित्य इस बात को नहीं मानता, वो कहता है 100% पाम रीडिंग सही है। तो उनके गुरुजी उन्हें सिखा देते हैं मिल करके कि जो पाम रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, या जो पाम रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी नहीं है कि जो कह दिया वही होगा। अगर आदमी चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, क्योंकि 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, बाकी लोगों के साथ वही होता है। बट 1% लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मुझे तो फिक्शनल चीज़ों पे काफ़ी भरोसा है। मैं एलियंस में भी बिलीव करता हूँ, मैं इस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। तो वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये भाई साहब ये लंदन गए रहते हैं, इनका प्लान होता है मरने का। बट फिर ये एक डायरी पढ़ते हैं, उनकी डायरी में 26 पेज नंबर पे वो लिख देती है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को मरना है तभी दूसरा जिएगा, तो मैं मर जाऊंगी। तो वो कार से जा रही होती हैं और उनके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, तो उनके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो मरेंगी नहीं। तो उन्हें एक ट्रक ठक्कर मार देती है, तो वो मरने से बच जाती हैं, पर उनको बहुत चोट लग जाती है। फिर उनके वो ट्यूमर का क्योर भी आ गया रहता है, तो उनका ऑपरेशन भी होता है, वो बच भी जाती हैं। और ये भाई साहब रहते हैं लंदन में, फ्लाइट बंद हो चुकी रहती है एक हफ्ते के लिए खराब मौसम की वजह से। तो ये शिप से जाते हैं, शिप डूब जाती है, सुनामी भी आ जाती है उसी में, बट वो बच के निकल के आता है और फाइनली उससे मिलता है और उसको एक प्यारा सा रोज देता है। तो ये थी मूवी, और इसके बाद हमारे बच्चन साहब की आवाज़ आती है और मूवी हो जाती है ख़त्म। तो मैं मूवी के बारे में ये बोलना चाहूँगा, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेजिंग है। आप लोग भी जाके प्लीज़ देखिएगा अगर आप लोगों को लव स्टोरी जॉनरा पसंद है तो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, शब ब खैर।